इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम सबसे पहले भीखू पारेख के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं भीखू पारेख व्यूज। ही रोट अ बुक। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है डिबेटिंग इंडिया एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और इनका एक फेमस आर्टिकल भी है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी। ये प्यूरलिज्म और मल्टीकल्चरिज्म यानी कि विविधता में यकीन रखते हैं। क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं। पारेख क्रिटिक्स द यूरोसेंट्रिक बायस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सिर्फ यूरोसेंट्रिक बायस पर क्या करते हैं, अपना आलोचना देते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें मेनली सिर्फ यूरोप के ही थिंकर्स ऐड किए जाते हैं। इस बात का वो विरोध करते हैं। उसके अलावा इनकी थिंकिंग पर गांधीयन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पारेख हैज़ एक्सप्लोर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इनके ऊपर गांधी के जो थॉट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी देखने को काफ़ी मिलता है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप के बारे में इन्होंने क्या कहा है, पारेख एडवोकेट्स फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग करने के बारे में इन्होंने बोला है बियॉन्ड मेयर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन तक ही मत सीमित रखो, एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी करनी चाहिए, ये उनका मानना था। उसके अलावा सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस प्यूररिज्म। जैसा कि हमने पहले देखा वो प्यूररिज्म के सपोर्टर थे, तो ऑब्वियसली वो सेक्युलरिज्म और रिलीजियस प्यूररिज्म के भी सपोर्टर होंगे, यानी कि सभी धर्म एक समान हैं। पारेख हैज़ explored the concept of secularism in the Indian context, arguing for a model of secularism that respects religious pluralism and foster interfaith dialogue and cooperation। यानी कि इंडियन कंटेक्स्ट में उन्होंने सेक्युलरिज्म मॉडल की बात की है जिसमें सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जहाँ पर रिलीजियस प्लूरलिज्म हो, उसके अलावा क्या हो, पीसफुली डायलॉग हो और सबके बीच में कॉरपोरेशन भी हो, यानी कि सभी धर्म क्या हो, कॉरपोरेशन करके चलें, एक साथ कॉरपोरेट करके चलें एक दूसरे के साथ। For Bhikkhu Parekh, Hindu political thinkers conceptualized political life in terms of two central concepts, namely धर्मा एंड डंडा। यानी कि जो हमारे हिंदू पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी जो सेंट्रल कंसेप्ट है, यानी कि जो सेंट्रल थीम है उनकी थिंकिंग की, वो क्या है, धर्म और दंड। उसके अलावा फीचर्स क्या हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के। द हिंदू ट्रेडिशन इज़ बेसिकली इन इगैलिटेरियन ऑल्दो इट डेवलप द आइडिया ऑफ मॉरल इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, यानी कि इन इगैलिटेरियन है इंडियन थॉट और उन्होंने मॉरल इक्वालिटी की बात की है सभी लोगों के बीच में। इट नेवर डेवलप द सोशल लीगल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, उन्होंने कभी भी सोशल लीगल या पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात नहीं की बल्कि मॉरल इक्वालिटी की बात की है सभी के बीच में। द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इज़ प्लूरिस्टिक, हमेशा से ही प्लूरिस्टिक रहा है। इन ओरिएंटेशन स्टार्टिंग से ही द हिंदू पॉलिटिकल राइटर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमी ऑफ सोशल ग्रुप्स, यानी कि सोशल ग्रुप्स की हमने क्या करी है, ऑटोनॉमी को माना है स्टार्टिंग से ही, वेरी बिगिनिंग। उसके अलावा पॉलिटिकल थॉट इन अर्ली इंडियन वॉज लार्जली अनक्रिटिकल एंड एपोलॉजिस्टिक ऑफ द एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर। देखो, जब जो हमारे अर्ली इंडियन थिंकिंग है वो अनक्रिटिकल रही है और एपोलॉजिस्ट रही है, किसके लिए, सोशल ऑर्डर के लिए। मोस्ट हिंदू राइटर्स जस्टिफाई द कास्ट सिस्टम एज अ कास्ट बेस्ड कंसेप्शंस ऑफ धर्मा, यानी कि जो सोशल ऑर्डर होता है हमारे समाज में, यानी कि जो हैरार्की होती है कास्ट के बीच में, उसको जस्टिफाई किया गया है, वो अनक्रिटिकल रही है। और बहुत सारे जो हिंदू राइटर्स हैं उन्होंने जस्टिफाई भी किया है कास्ट सिस्टम को, क्योंकि वो कंसेप्शन किसका है, हमारे धर्म का है। मैनी हिंदू राइटर्स रोट मेनली फॉर द अटेंशन ऑफ रूलर्स, लेकिन कुछ जो इंडियन राइटर्स थे पुराने समय में वो सिर्फ रूलर्स की अटेंशन पाने के लिए लिखते थे। देयर वर्क, उनका जो राजा काम करते थे उनका काम, एंड लार्जली मैनुअल्स
ऑफ एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनके एथिक्स यानी कि उनकी दंड नीति, उनकी धर्म नीति और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही लिखते थे। हैंस इट इज़ लार्जली डायडेक्टिक एंड प्रैक्टिकल, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रैक्टिकल थे कि भाई ये राजा है, ये कैसे उनकी दंड नीति कैसी थी, वो कर कैसे लेते थे, वो उन्होंने युद्ध कैसे लड़े, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें ही हिंदू राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। ये थे भीखू पारिक के व्यू। अब हम बात करते हैं केपी जायसवाल के व्यूज़ के बारे में। केपी जायसवाल इन हिज हिंदू पॉलिटी आर्ग्यू डेट, हिंदू पॉलिटी उनकी एक बुक का नाम है, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया डेट एंशंट इंडियन पॉलिटी वॉज पार्शियली लाइक द रिपब्लिक्स ऑफ एंशंट ग्रीक। जो हमारी एंशियंट इंडियन पॉलिटी है वो लगभग किसके जैसी है, जैसे एंशियंट ग्रीक के रिपब्लिक्स थे पुराने समय में, एंड पार्टली लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सच एज द ग्रेट ब्रिटेन, और कुछ कुछ किसकी तरह थे कुछ कुछ किस तरह से थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की तरह से जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में थे। ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूजन दिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस मेड बाय हिंदूज एज प्रोबेबली नॉट बीन इक्वल्ड much less suppressed by any polity or antiquity. He called the Buddhist political system of Ghana Sangha as modern republics. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हिंदूज के द्वारा मेड करी गई थी वो नॉट इक्वल थी, नॉट बीन इक्वल यानी कि अनइक्वल थी, और मच मच लेस सरप्रेस्ड बाय एनी पॉलिटी और एंटिग्विटी, किसी भी पॉलिसी और एंटिग्विटी से क्या थी वो, मतलब लेस थी, उसमें नहीं थी पॉलिसी वगैरह कुछ भी। He called बुद्धिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम एज घना संघ एज अ मॉडर्न रिपब्लिक्स। जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम था, जो घन और संघ का था, उन्होंने उसको मॉडर्न रिपब्लिक्स का नाम दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर एस शर्मा व्यूज़ के बारे में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर। आर एस शर्मा, एन एमिनेंट हिस्टोरियन, has pointed out four important limitations of the nationalist and revivalist approach of study of Indian political thought। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की स्टडी के बारे में उन्होंने 4 लिमिटेशंस बताई हैं, और वो 4 लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट, बाय द फुलसम erosion of ancient Hindu institutions, it tended to alienated the Muslims। देखो, उन्होंने कहा है कि जो एंशियंट हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो सिर्फ एंशियंट हिंदू इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताती है, और मुस्लिम्स के उन्होंने क्या किया है, एलिनेटेड किया है, यानी कि उनको नेगलेक्ट कर दिया गया है। ये पहली लिमिटेशंस उन्होंने बताई। और दूसरी, सेकेंड, द अप्रोच गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ पास्ट वैल्यूज़, यानी कि पास्ट वैल्यूज़ की उन्होंने क्या करी है, एक गलत शिक्षा या गलत तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। इट ग्लोज्ड ओवर द फैक्ट दैट वेदर इट वॉज मोनार्की और रिपब्लिक, द टू अपर वर्नाज डोमिनेटेड द टू लोअर वर्नाज हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स या ऑफिसेज। देखो, उन्होंने क्या कहा है कि पास्ट वैल्यूज़ की एक फॉल्स सेंस दी है कि सभी लोग बराबर थे, वट। उन्होंने क्या कहा है कि आप किसी भी फैक्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो मोनार्की हो चाहे रिपब्लिक हो इंडिया के अंदर, मतलब सच्चाई यही रही है कि जो अपर टू वर्नाज है उन्होंने लोअर टू वर्नाज को क्या किया है, हमेशा उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया है, और उनको हमेशा किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस से बाहर रखा है। ये सच्चाई वो बताते हैं। उसके बाद उन्होंने थर्ड, many Indians fought shy of the religious aspects of ancient Indian polity, यानी कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं वो शर्म महसूस करते हैं अपने पुराने समय के इंडियन पॉलिटी या के रिलीजियस एक्सपेक्ट पर एज इफ़ टू कवर अ सेंस ऑफ गिल्ट, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ गिल्ट का काम करती है, टू मच पेन्स टू प्रूव द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द एंशियंट इंडियन स्टेट, यानी कि हमें अपने जो हमारा एंशियंट इंडियन स्टेट है उसको रिलीजियस या सेक्युलर प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पेन होगा, या बोल सकते हैं कि वो सच नहीं है। दे लिटिल रियलाइज दैट इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्योरोक्रेसी एग्जिस्ट टिल फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। उनका ये मानना था कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी थ्योरोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ गॉड या रूल ऑफ डिवाइन पावर 18th सेंचुरी तक वहाँ भी चला था, तो इंडियंस कैसे उससे अछूते रह सकते हैं। फोर्थ उन्होंने लिमिटेशन बताई, इट इज़ द ज़ील टू प्रूव इटसेल्फ अ सुपीरियर सिविलाइजेशन, इट हार्डली
showed any interest in the studying of ancient institutions in the light of evolution of primitive tribes as known from the anthropology। देखो उन्होंने क्या कहा कि अपने आप को सुपीरियर सिविलाइजेशन प्रूव करने के चक्कर में हम एंशंट इंस्टीट्यूशन की स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो इवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में बताती है, कहाँ से? एंथ्रोपोलॉजी से। देखो जो एंथ्रोपोलॉजी से हमें प्रिमिटिव ट्राइब्स की इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को सुपीरियर सिविलाइजेशन प्रूव करना है, ऐसा उनका मानना है, आर एस शर्मा का। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं वी आर मेहता के व्यूज़ के बारे में। वी आर मेहता इन हिज 1974 बुक, 1974 में उन्होंने एक बुक लिखी, आइडियोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें ही हैज़ आर्ग्यूड दैट द वेस्टर्न थॉट वर्क इन बाइनरीज एंड डिक्टोनॉमीज बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। कि जो वेस्टर्न थॉट है उन्होंने एक डिफरेंट क्रिएट किया है मैटर और स्पिरिट के अंदर, सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर, एंड फ्रीडम एंड सोसाइटी के अंदर। इंडियन थॉट रिजेक्ट्स दीज डिविजन्स। लेकिन देखो जो वेस्टर्न थॉट है वो स्पिरिट और मैटर में, सोसाइटी एंड कल्चर में, फ्रीडम एंड सोसाइटी में, हाँ, मैटर एंड स्पिरिट में, सोसाइटी एंड कल्चर और फ्रीडम एंड सोसाइटी, इन सब के बीच में क्या डिफरेंट क्रिएट करती है। लेकिन इंडियन थॉट रिजेक्ट दीज डिविजन्स। लेकिन जो इंडियन थॉट है वो इन डिविजन्स को क्या करती है? रिजेक्ट करती है एज अनरियल एंड सुपरफिशियल। वो उनको क्या मानती है कि वो अनरियल है और सुपरफिशियल है, यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर है, रियल नहीं है। ए नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच हेल्प टू सस्टेन कम्युनिटी एंड कॉरपोरेशन वर्ल्ड ब्रदरहुड एंड ह्यूमनिज्म। उन्होंने कहा कि एक नॉन ड्यूअलिस्टिक यानी कि दोहरी नहीं बल्कि एक तरफा जो अप्रोच है वो हेल्प करती है कम्युनिटी में कॉरपोरेशन बनाने में और ब्रदरहुड एंड ह्यूमनिज्म को मेंटेन करने में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एमपी सिंह, द catalytic factors responsible for emergence of modern political thought in India were the British colonial rule, modernization of Indian tradition, and challenges of nation formation, state formation and economic development। देखो एमपी सिंह के अनुसार जो कैटालिस्टिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके? मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के इंडिया के अंदर, यानी कि जो एक पुश का काम करते हैं, वो सब क्या है? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि भाई ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन किया, मॉडर्नाइजेशन आया इंडियन ट्रेडिशन में, चैलेंज किया उन्होंने नेशन फॉर्मेशन को, स्टेट फॉर्मेशन को, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देखो इन सब के तहत ही क्या हुआ है? मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का एमरजेंस हुआ है इंडिया में, ऐसा एमपी सिंह का मानना है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मॉडर्नाइजेशन, इन सब के चलते ही मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हमारे इंडिया के अंदर एंटर या एमरजेंस हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये थे कुछ थिंकर्स के व्यूज़ हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।